नमस्कार, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस प्यारे से एजुकेशनल प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला हिंदी मीडियम पर। हम लोग अपनी क्लास 10th के प्यारे बच्चों के साथ बात कर रहे हैं और क्लास 10th के प्यारे बच्चों के साथ बात करते हुए सोशल साइंस यानी कि सामाजिक अध्ययन जो आपका विषय है उसको हम लोग अपनी आज की इस क्लास में और आने वाली क्लासेस में आप सभी के साथ डिस्कस करने वाले हैं। किनके साथ? जी हाँ, क्लास 10th के जो हमारे प्यारे बच्चे हैं उन सभी के साथ हमारी ये सीरीज आ रही है जिसके अंदर हम लोग आपको सोशल साइंस का पूरा जो आपका पाठ्यक्रम है तो उसको बहुत अच्छे तरीके से, बहुत सरल तरीके से समझाने वाले हैं। अब आप कहेंगे कि सर हमारी आज की इस क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? जैसे कि आप लोग मेरे पीछे देख पा रहे हैं, चैप्टर का नाम लिखा हुआ है भारत में राष्ट्रवाद। हमारा ये लेक्चर नंबर 1 है और मैं आपको बताऊं दोस्तों कि हमारी आज की इस क्लास में, इस लेक्चर नंबर 1 में हम इस चैप्टर को खत्म कर लेंगे। अब आप कहेंगे कि खत्म कर लेंगे? जी हाँ, हम इसको बहुत अच्छे तरीके से समझने वाले हैं। हमारी आज की इस क्लास में भारत में राष्ट्रवाद, ये जो आपका चैप्टर है, इसको हम लोग बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे और इस पूरे का पूरा ये जो हमारा चैप्टर है इसको समझने के लिए हम लोग क्वेश्चंस की मदद लेंगे। बेसिकली आपके पेपर आने ही वाले हैं और टाइम हमारे पास ज़्यादा है नहीं, तो हम लोग इस पूरे चैप्टर को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की फॉर्म में डिस्कस करने वाले हैं, है ना। तो बिना समय को व्यर्थ करे हुए दोस्तों हम लोग अपनी आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। आपको इस क्लास को शुरू से लेकर आखिर तक देखना होगा। मैं आपसे वादा करता हूं कि आपको इस क्लास के अंत तक इस चैप्टर से संबंधित कोई भी दुविधा या फिर कोई भी समस्या नहीं रहेगी। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपनी आज की इस क्लास को बिना समय को व्यर्थ करते हुए। हम लोग अपनी क्लास 10th के प्यारे बच्चों के साथ ये बोर्ड बूस्टर सीरीज लेकर आए हैं। तैयार हैं आप लोग? चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यही डिस्कस करते हैं कि हमारी आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं। तो दोस्तों हमारी आज की इस क्लास में हम लोग इस चैप्टर से संबंधित यानी कि भारत में राष्ट्रवाद से संबंधित क्वेश्चंस को देखेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्न को देखेंगे। लघु उत्तरीय प्रश्न का मतलब शॉर्ट क्वेश्चंस जो होते हैं आपके। उसी के साथ साथ फिर हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे। भाई दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का मतलब होता है लॉन्ग क्वेश्चंस। पेपर में लॉन्ग क्वेश्चंस भी आते हैं इस चैप्टर से और उसी के साथ साथ हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी देखने वाले हैं। तो हमारे जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं क्लास 10th के, ये चैप्टर आप बच्चों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इतिहास से ये संबंधित है और आपके पेपर के संदर्भ में यहां से बहुत सारे सवाल बनने वाले हैं। तो पूरे चैप्टर को क्वेश्चंस की मदद से समझने वाले हैं। बड़ा मजा आएगा दोस्तों। कुर्सी के बेटी बांध लीजिए क्योंकि हम लोग भारत में राष्ट्रवाद इस चैप्टर की पूरी कहानी को आपके सामने रखने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं दोस्तों, ठीक है। सबसे पहले जैसे मैंने आप सभी को चैप्टर का नाम तो बता दिया, भारत में राष्ट्रवाद। अब आपके दिमाग में सवाल जरूर आ सकते हैं कि सर ये राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है। आप में से कुछ बच्चों को शायद कुछ आइडिया हो, कुछ को नहीं हो। चलिए सबसे पहले इसके अर्थ को ही समझने की कोशिश कर लेते हैं कि राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है। भाई राष्ट्रवाद ना कोई चीज नहीं है, ये क्या है, एक तरीके की फीलिंग है। और फीलिंग कहां पर आती है दोस्तों? फीलिंग आती है आपके दिल में, फीलिंग आती है आपके हार्ट में, है ना। तो राष्ट्रवाद का मतलब हुआ कि सीधे सरल तौर पर जब आपके अंदर अपने देश को लेकर देशभक्ति जो है, अपने देश को लेकर जो आपका प्रेम है वो बढ़ने लगता है और जब आप अपने देश को बचाने के लिए, अपने देश को आजाद कराने के लिए या फिर अपने देश का विकास करने के लिए इकट्ठे होते हैं, ये एक प्रकार की फीलिंग है। तो सीधे सरल शब्दों में अगर हम लोग राष्ट्रवाद को समझने की कोशिश करें, राष्ट्रवाद का क्या मतलब है? राष्ट्रवाद का मतलब है दोस्तों कि देश के अंदर, किसी भी देश के अंदर जो रहने वाले लोग हैं वो सभी अपनी एक पहचान को बढ़ावा देते हैं कि हम लोग चाहे किसी भी धर्म के हों, किसी भी जाति के हों, किसी भी लिंग के हों, किसी भी समुदाय के हों, हम सभी की पहचान क्या है कि हम सभी लोग पहले भारतीय हैं, है कि नहीं है? जी हाँ, ये जो भारतीय होने की फीलिंग है यही राष्ट्रवाद कहलाती है। तो और जब भी हम लोग अपने आप को भारतीय कहते हैं तो हम लोग अपने आप को भारतीय डिफाइन करने के लिए क्या करते हैं? हम लोग अपने आप को भारतीय डिफाइन करने के लिए, भारतीय बताने के लिए, भारतीय कहलाने के लिए क्या कहते हैं कि हमारा अपना राष्ट्रीय ध्वज है। हमारे पास क्या है दोस्तों कि हम लोग एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और हम लोग बहुत सारे प्रतीकों से जुड़े हुए हैं। प्रतीकों से मतलब कि हमारे देश का एक अपना राष्ट्रीय ध्वज है, राष्ट्रीय प्रतीक है, राष्ट्रीय गान है। हमने सीधे सरल शब्दों में राष्ट्रवाद का अर्थ आपके सामने पेश किया। राष्ट्रवाद एक प्रकार की फीलिंग है या फिर आप कह सकते हैं कि एक प्रकार की सोच है, विचारधारा है ना, अभिव्यक्ति है, जिसका मतलब ये होता है कि किसी देश में जो रहने वाले लोग हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, चाहे वो किसी भी अलग अलग जाति, धर्म, भाषा, लिंग या समुदाय से हो, वो सभी पहले उस देश के नागरिक हैं। और ये सभी देश के नागरिक कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? क्योंकि इस देश का या फिर किसी भी देश का अपना राष्ट्रीय गान है, राष्ट्रीय ध्वज है। यही राष्ट्रवाद की सीधी सरल परिभाषा रही। तो पेपर में जरूर सवाल बनता है दोस्तों और हमने यहां पर आप सभी के साथ ये जो राष्ट्रवाद शब्द है इसकी पूरी कहानी को बहुत अच्छे तरीके से पेश किया। आगे बढ़ेंगे और बहुत अच्छे तरीके से अब दूसरे सवाल की तरफ आप सभी को लेकर चलेंगे। यहां पर अगर आप इस सवाल को देखें, लिखा है कि प्रथम विश्व युद्ध के भारत के हुए प्रभावों का वर्णन कीजिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, आपके पेपर के अंदर ये बहुत बार पूछा जाता रहा है और हम लोग इस सवाल को बहुत अच्छे तरीके से आपके सामने समझने की कोशिश करेंगे।
प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ? जल्दी से जल्दी आप लोग कमेंट करके बताइए दोस्तों, समय बिल्कुल भी व्यर्थ मत कीजिए। बताइए कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुई या फिर कब हुआ। प्रथम विश्व युद्ध आप सभी को बताया दोस्तों कि साल 1914 में शुरू हुआ और साल 1918 के अंदर खत्म हुआ। अच्छा, ये जो प्रथम विश्व युद्ध था ना, इसके अंदर भारत शामिल नहीं था। इस लड़ाई में हमारा कुछ भी मसला नहीं था, हम लोग इस युद्ध में शामिल नहीं थे। सीधे तौर पर अंग्रेजों की ये लड़ाई थी, अंग्रेज हमें जबरदस्ती इस लड़ाई के अंदर ले गए थे। क्या थी पूरी कहानी? और प्रथम विश्व युद्ध की वजह से हमारे प्यारे भारत देश के अंदर लोगों में देशभक्ति की भावना, देश प्रेम की भावना कैसे पैदा हुई, यही आपका ये सवाल है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि दोस्तों साल 1914 से साल 1918 तक पहला विश्व युद्ध चला। अच्छा, इस विश्व युद्ध के अंदर जैसे हमने समझा कि हमारा प्यारा भारत तो शामिल नहीं था, लेकिन जो लोग उस समय हम पर राज कर रहे थे, अंग्रेज, वो इस युद्ध के अंदर शामिल थे। और अंग्रेजों ने क्या किया भैया? अंग्रेजों ने ना भारत को भी इस युद्ध के अंदर घसीट लिया। हमारी लड़ाई थी नहीं, हमें अंग्रेजों ने जबरदस्ती इस युद्ध के अंदर शामिल कर लिया। कैसे शामिल किया? आप देखते हैं कि भारत के जो बहुत सारे सैनिक थे, भारत के जो बहुत सारे नागरिक थे, जो हमारे ग्रामीण लोग थे, गांव के रहने वाले लोग थे, उनको जबरदस्ती इस युद्ध के अंदर शामिल किया। क्या किया? आप देखते हैं कि भारत के अंदर बहुत सारे जो हमारे मुख्य तौर पर ग्रामीण लोग थे, उनको जबरदस्ती इस युद्ध के अंदर शामिल किया गया। और उसी के साथ साथ अंग्रेजों ने क्या किया? क्योंकि जब ये लड़ाई चल रही थी, प्रथम विश्व युद्ध है भाई, विश्व युद्ध चल रहा है, विश्व युद्ध को जीतने के लिए संसाधन की जरूरत होती है, पैसे की जरूरत होती है। तो पहले तो उन्होंने भारत के अंदर भारत के लोगों को जबरदस्ती सेना में शामिल किया। उसी के साथ साथ आप लोग देखते हैं कि भारत के अंदर टैक्स को बढ़ा दिया। यहां पर अगर आप राजस्व शब्द को देखें, राजस्व का मतलब क्या होता है दोस्तों? राजस्व का मतलब होता है टैक्स। तो भारत के लोगों से टैक्स ज्यादा लेने लगे। और इसी के साथ साथ आप लोग देखते हैं कि इससे जो हमारे पूरे देश की अर्थव्यवस्था थी, वो पूरे तौर पर अव्यवस्थित हो गई। देश के अंदर महंगाई बहुत ज्यादा तेजी के साथ बढ़ गई। भारत के अंदर लोगों के पास खाने को कुछ था नहीं, और अंग्रेज इस समय भारतीयों पर किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं दे रहे थे। और इसी वजह से आप लोग क्या देखते हैं कि इसी वजह से भारत के अंदर राष्ट्रवादी आंदोलन मतलब आजादी के आंदोलन पैदा हुए। तो प्रथम विश्व युद्ध ने कहीं ना कहीं भारतीयों के दिल में जो देश प्रेम की भावना थी ना, उसको बढ़ा दिया। उससे पहले हम लोगों को पता था कि हाँ, अंग्रेज हम पर राज कर रहे हैं, हम उनसे परेशान हैं, लेकिन जब जबरदस्ती हमें सेना में शामिल किया गया, हमारे ऊपर अलग अलग प्रकार के टैक्स यानी कि राजस्व और कर लगा दिए गए, उसी के साथ देश के बाजारों को खत्म कर दिया गया, महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई। तो इसी वजह से आप लोग देखते हैं कि भारत के लोगों में देश प्रेम, राष्ट्रवाद की भावना बहुत तेजी से बढ़ी, और इस प्रथम विश्व युद्ध की वजह से ही भारत के अंदर देश की आजादी के आंदोलन हुए। अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अब अगला सवाल आप सभी के सामने यहां पर हमने देखा कि साल 1914 से साल 1918 तक मुख्य तौर पर क्या हुआ? भारत में प्रथम विश्व युद्ध हुआ। अच्छा, साल 1914 से साल 1918 तक ये जो प्रथम विश्व युद्ध चला, इसके अंदर भारत के अंदर लोग अंग्रेजों से बहुत ज्यादा परेशान थे, और वो अंग्रेजों से आजादी चाहते थे, अंग्रेजों से किसी ना किसी तरीके से छुटकारा चाहते थे। लेकिन किस तरीके से छुटकारा मिले, इसका कोई भी आइडिया नहीं था। और अब यहां पर एक आइडिया आता है, और उसी आइडिया को क्या कहा जा रहा है दोस्तों? उसी आइडिया को सत्याग्रह कहा जाता है। एक आदमी आते हैं, आप कहेंगे कि कहां से आते हैं? साल 1915, इसको याद कर लीजिए, आपके पेपर के संदर्भ में यहां से भी सवाल बनता है। साल 1915 में हम जिन्हें बापू कहते हैं, महात्मा गांधी जी, दक्षिण अफ्रीका से भारत आते हैं। और भारत आने के बाद वो भारतीयों के सामने एक प्रकार का विचार प्रस्तुत करते हैं, एक प्रकार की सोच प्रस्तुत करते हैं। और इसी सोच और विचार को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? इसी सोच और विचार को हम लोग सत्याग्रह कहते हैं, है ना? तो मुख्य तौर पर गांधी जी ने इस प्रकार का हमें एक आइडिया प्रस्तुत किया। गांधी जी की हमेशा से यह सोच रही थी कि भारत को अगर हमें आजादी दिलानी है, भारत को अगर हमें अंग्रेजों से मुक्त करना है, तो हमें किस प्रकार से आजादी दिलानी होगी? गांधी जी आगमन करते हैं दक्षिण अफ्रीका से साल 1915 में, और उसके बाद गांधी जी कहते हैं कि हमें अहिंसा के द्वारा ही, अहिंसा का मतलब कि अंग्रेज अगर हम पर हमला करेंगे तो हम बदले में जवाब नहीं देंगे। गांधी जी ने एक प्रकार की सोच प्रस्तुत की। इसी सोच को हम लोग सत्याग्रह कहते हैं, या फिर सत्याग्रह की विचारधारा कहते हैं। और इसका मतलब यह था कि अगर हमें किसी के खिलाफ लड़ाई लड़नी है ना, अपने ऊपर होने वाले अत्याचार का अगर हमें बदला लेना है, तो हिंसा करने की जरूरत नहीं है, इकट्ठे रहो, है ना? अहिंसा का आप लोग क्या करें? पालन करें, और अहिंसा के द्वारा ही हम लोग क्या कर सकते हैं? मुख्य तौर पर अपनी बातों को मनवा सकते हैं। तो सत्याग्रह एक प्रकार का सिद्धांत था, एक प्रकार का विचार था, जो गांधी जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जिसका मकसद था कि हम लोग हिंसा नहीं करेंगे, हम लोग अहिंसा के मार्ग पर चलकर मुख्य तौर पर क्या करेंगे? देश को आजादी की प्राप्ति कराएंगे। अब गांधी जी साल 1915 में भारत आ गए, और गांधी जी साल 1915 में भारत में आ जाने के बाद अलग अलग तरीके की अपनी, आप देखते हैं कि विचारधारा को प्रस्तुत कर रहे हैं। गांधी जी
सत्याग्रह की बात करते हैं। और इस सत्याग्रह के अंदर ही हम लोग क्या देखते हैं दोस्तों, हम लोग ये देखते हैं कि गांधी जी मुख्य तौर पर 3 बड़े आंदोलन करते हैं और उनमें से एक सबसे बड़ा आंदोलन है चंपारण बिहार का आंदोलन। पेपर में सीधा सवाल बनता है आपके कि चंपारण का आंदोलन कब हुआ, क्या थी इसकी पूरी कहानी, इसको अब हम लोग समझने की कोशिश करने वाले हैं। ठीक है, पूरे चैप्टर को हम लोग क्वेश्चंस के जरिए समझ रहे हैं। ये सारे क्वेश्चंस आपके पेपर के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से इस चीज को समझना है। यहां पर अगर हम लोग देखें दोस्तों कि यहां पर लिखा हुआ है चंपारण आंदोलन कब हुआ और इसके क्या क्या कारण थे। तो साल 1915 में जब गांधी जी भारत आ गए तो गांधी जी ने सबसे पहले एक आंदोलन किया। आंदोलन का मतलब होता है कि लोगों का इकट्ठा हो जाना और अहिंसा के जरिए बिना किसी लड़ाई झगड़े के अंग्रेजों पर इकट्ठे होकर दबाव बनाने की जो कोशिश थी, इसे ही आंदोलन कहा जाता है। हम देखते हैं कि गांधी जी बिहार हमारा जो आज का एक राज्य है, यहां पर एक क्षेत्र पड़ता है चंपारण। गांधी जी साल 1917 में क्या करते हैं दोस्तों, आप देखते हैं कि चंपारण पहुंच जाते हैं। और यहां पर क्या था, जो अंग्रेज लोग थे, यहां पर जो गोरा शब्द आप देख रहे हैं, गोरे का मतलब है अंग्रेज। अंग्रेजों ने ना एक बहुत ही अलग तरीके की यहां पर प्रथा को चालू किया हुआ था। पता है अंग्रेज क्या कराते थे, मैं आपको दिखाता हूं दोस्तों। अंग्रेज भारतीय किसानों से नील की खेती कराते थे। अब आप कहेंगे कि सर ये नील की खेती क्या होती है। दोस्त, नील की खेती आप देखते हैं कि अंग्रेज कराया करते थे। और इस नील की खेती के अंदर मुख्य तौर पर क्या होता था, अंग्रेज ये कहते थे कि तुम्हारी जो 70% भूमि है ना, सॉरी आपकी जो 85% भूमि है, इसको सही करते हैं। अंग्रेज ये कहते थे कि तुम्हारे पास जो भी जमीन है उस पर 85% जो भी तुम्हें उगाना है उगाओ, लेकिन 15% पर तुम्हें क्या करना होगा, 15% पर तुम्हें नील की खेती करनी होगी। जबरदस्ती करवाते थे नील की खेती। और नील की खेती कराने से क्या होता था, चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि नील की खेती करने से जो जमीन थी वो कुछ इस प्रकार से हो जाती थी। क्या यह आपको एक उपजाऊ जमीन दिख रही है? नहीं। जब भारत के अंदर चंपारण के किसानों से उनकी जमीनों पर जबरदस्ती अंग्रेज खेती कराते थे नील की, तो उससे उनकी जमीन कुछ बंजर हो रही थी और जो हमारे भारतीय किसान थे वो बहुत ज्यादा परेशान थे। वो गांधी जी के पास जाते हैं और गांधी जी से कहते हैं कि आप हमारी समस्या का समाधान कीजिए। गांधी जी उनके साथ जुड़ते हैं। ये सभी लोग, चंपारण के किसान और महात्मा गांधी जी, इकट्ठे होकर अहिंसात्मक तरीके से, है ना, बिना किसी हिंसा के अंग्रेजों के खिलाफ इकट्ठे होकर विरोध करते हैं और आखिर में अंग्रेज लोगों को इनकी बातें माननी पड़ती हैं। ठीक है, तो यही हमारा पूरा का पूरा चंपारण का आंदोलन रहा दोस्तों, जिसमें अंग्रेज जबरदस्ती भारतीयों से नील की खेती करा रहे थे। अच्छा, ये जो आप देख रहे हैं कि जो ये प्रथा थी, इसी को क्या कहा जाता था, इसी को तिनकेठिया व्यवस्था कहा जाता था, कि भारतीयों से जबरदस्ती नील की खेती जो कराई जा रही थी, इसी व्यवस्था को आप देखते हैं कि तिनकठिया व्यवस्था के नाम से पुकारा जाता था। ठीक है, और फिर जब भारत के अंदर भारत के हमारे जितने भी किसान भाई थे और महात्मा गांधी जी जब इकट्ठे हो गए, तो इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने इकट्ठे होकर अपनी बातों को अंग्रेजों के सामने रखा और आखिर में अंग्रेजों ने भारत के किसानों की बातों को माना। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि कहीं ना कहीं भारतीयों के दिल में भी ये विश्वास हुआ कि अगर हम लोग इकट्ठे रहेंगे ना, तो हम लोग अंग्रेजों से अपनी बातें मनवा सकते हैं। तो चंपारण का जो आंदोलन था, ये भारत का एक सबसे पहला सफल आंदोलन हम देख सकते हैं कि होता है। अच्छा, फिर साल 1918 आ जाता है दोस्तों, और साल 1918 में हम लोग देखते हैं कि 2 बड़े आंदोलन मुख्य तौर पर होते हैं। सबसे पहला जो आंदोलन हम देख रहे हैं वो हो रहा है दोस्तों खेड़ा के अंदर, है ना। और खेड़ा जो पड़ता है, ये कहां पड़ता है दोस्तों, ये पड़ता है गुजरात के अंदर। हमारा जो गुजरात राज्य है वहां पर, गुजरात के अंदर जो खेड़ा नामक जगह है, यहां पर भी जो किसान थे ना, ये परेशान थे। उनके साथ भी चंपारण की तरह ही कहीं ना कहीं आप देखते हैं कि ज्यादा टैक्स उनसे लिया जा रहा था। वो भी गांधी जी से मदद मांगते हैं और गांधी जी उनको मदद दे देते हैं। और उसी के साथ आप देखते हैं कि ये एक और बड़ा सफल आंदोलन होता है। भारतीयों को विश्वास होने लगा कि भाई अगर इकट्ठे रहेंगे तो अंग्रेजों से अपनी बातें मनवा सकते हैं। तो चंपारण का आंदोलन सफल हुआ और उसी के साथ खेड़ा गुजरात का आंदोलन भी जो साल 1918 में हुआ वो सफल हुआ। उसी साल 1918 में हम लोग देखते हैं कि अहमदाबाद, है ना, अहमदाबाद ये कहां है दोस्तों, हमारा जो अहमदाबाद है ये गुजरात के अंदर पड़ता है ये भी। और यहां पर आप देखते हैं कि अहमदाबाद के अंदर मिल मजदूर, अब ये मिल का मतलब क्या होता है दोस्तों, मिल मजदूर का मतलब होता है मुख्य तौर पर कि जो हमारे फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर थे, ये परेशान थे। साल 1918 में अहमदाबाद के अंदर प्लेग नाम की बीमारी फैली। क्या फैली दोस्तों, प्लेग नाम की बीमारी फैली। चूहों से फैलती है बीमारी और इससे मजदूरों को बहुत ज्यादा हानि हुई। मजदूरों ने अपने फैक्ट्री मालिकों से कहा कि भाई हमारी तनख्वाह को बढ़ाओ, हमें थोड़ा पैसा ज्यादा दो, बोनस दो। कितना बोनस मांगने लगे वो लोग, वो कहने लगे कि भैया हमें 50% पैसा बढ़ा के दो। मजदूरों के फैक्ट्री मालिक जो थे
उन्होंने क्या कहा कि हम इतना पैसा तो नहीं बढ़ाएंगे, हम लोग क्या कर देंगे, हम आपको बस 20% का पैसा आपको बढ़ा के देंगे। इसी बात को लेकर जो मजदूर थे, मजदूर कह रहे हैं कि 50% पैसा बढ़ाओ, फैक्ट्री मालिक कह रहे हैं कि 20% पैसा बढ़ाएंगे, और इसी बात को लेकर जो मजदूर थे वो आंदोलन करते हैं। गांधी जी तक बात पहुंचती है और गांधी जी मजदूरों को समझाते हैं, और गांधी जी के समझाने पर ही फिर यह तय होता है कि ना तो मजदूरों की रहेगी और ना ही फैक्ट्री मालिकों की रहेगी, और 35% क्या किया जाएगा, मुख्य तौर पर बोनस देने की बात होती है। तो गांधी जी भारत में आने के बाद साल 1915 में ये 3 बड़े सत्याग्रह के आंदोलन करते हैं, और ये तीनों आंदोलन सफल हैं। चंपारण का आंदोलन हुआ वो भी, खेड़ा का आंदोलन हुआ वो भी, और अहमदाबाद का आंदोलन हुआ ये भी। अब इसके बाद भारत के लोगों को एक बात समझ में आ गई कि भाई अगर हम लोग इकट्ठे रहेंगे और गांधी जी के मार्गदर्शन में चलेंगे तो हम लोग अपनी बातों को अंग्रेजों से मनवा सकते हैं। अब अगला सवाल देखते हैं जो आपके पेपर के संदर्भ में एक और बहुत महत्वपूर्ण बात देखता है। अच्छा, अंग्रेजों को समझ में आ गया कि भारत के जितने भी लोग हैं ना, ये तो अपनी बातें मनवाए जा रहे हैं, हम लोग कमजोर हो रहे हैं, अंग्रेजों को समझ में आने लगा। तो अंग्रेजों ने भारतीयों को कमजोर करने के लिए एक कानून बनाया, है ना। और अंग्रेज हमेशा से भारत के अंदर गलत गलत कानून बना रहे थे। जब भारत के अंदर ये 3 बड़े सफल आंदोलन हो गए, चंपारण का आंदोलन हो गया, खेड़ा का आंदोलन हो गया और अहमदाबाद का आंदोलन हो गया, तब आप देखते हैं कि मुख्य तौर पर अंग्रेज भारत के अंदर एक कानून बनाते हैं। यहां पर एक शब्द लिखा हुआ है, क्या लिखा है दोस्तों, एक्ट। एक्ट का मतलब क्या होता है, एक्ट का मतलब होता है कानून, है ना। तो याद कर लीजिएगा, साल 1919 में क्या किया जाता है, एक अंग्रेजों के द्वारा एक कानून बनाया जाता है, और इसी कानून को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, इसी कानून को हम लोग रोलेक्ट एक्ट कहते हैं। रोलेक्ट एक्ट मतलब रोलेक्ट कानून। भाई क्या था इस कानून के अंदर, चलिए समझने की कोशिश करते हैं। जब भारत के अंदर राष्ट्रवादी घटनाएं बढ़ने लगी, देश के अंदर देश को आजाद करने की बातें उठने लगी, देश के अंदर भारत के मजदूर किसान इकट्ठे होकर आंदोलन करने लगे, तो अंग्रेजों ने भारत को और भारतीयों को कमजोर करने के लिए इस कानून को बनाया। इस कानून के तहत पता है क्या किया जाता था दोस्तों, इस कानून के तहत मान लीजिए कि मैं भारतीय हूं, मैं इंडियन हूं, और अंग्रेजों को मुझ पर शक हुआ कि भाई ये ना कुछ गलत काम कर सकता है, मैंने कुछ गलती नहीं करी है, सिर्फ अंग्रेजों को शक हो रहा है। शक की बिना पर अंग्रेज मुझे जेल में रख सकते थे 2 साल तक। कितना गलत कानून था। इसे ही रोलेक्ट एक्ट कहा जाता है कि अंग्रेज बिना किसी साक्ष्य, यानी कि बिना किसी आप देखते हैं सबूत के, आपको 2 साल तक, आपकी कोई गलती नहीं है, बस अंग्रेजों को आप पर शक हो रहा है, तो अंग्रेज शक की बिना पर किसी भी भारतीय को 2 साल तक के लिए जेल में डाल देते थे। यही कानून अंग्रेजों ने बनाया था, क्योंकि अंग्रेजों को समझ में आ गया था कि ये इकट्ठे हो जाते हैं, आंदोलन करते हैं, तो इनको दबाने का यही एक तरीका है, जिसे हमने क्या देखा, रोलेक्ट एक्ट के नाम से जाना। अब जब भारत के अंदर ये लागू हुआ, क्या भारत के लोग चुपचाप इसे मान लेते? ऐसा नहीं है दोस्तों। आप देखते हैं कि जो हमारे भारत के लोग थे वो इसका बढ़ चढ़कर क्या करते हैं, विरोध करते हैं, और भारत में अलग अलग स्थानों पर, चाहे हमारे पंजाब का इलाका हो, हमारे दिल्ली का इलाका हो, भारत के अलग अलग क्षेत्रों में, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं के अंदर हम देखते हैं कि हमारे जो भारतीय थे उस समय के, जो हमारे बड़े नेता थे, वो इस कानून का विरोध करते हैं। तो ये था रोलेक्ट एक्ट। कब बना? साल 1919 में। इस कानून के तहत किसी भी व्यक्ति को 2 साल तक के लिए बिना किसी गलती के जेल में डालने की बात कही गई थी, और इसका भारत के लोगों ने विरोध किया। अब इसी घटना से संबंधित एक और चीज होती है ना, उसको अब हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो आपको पूरे तौर पर इस चैप्टर को क्वेश्चंस की फॉर्म में हम लोग समझा रहे हैं। अगर आपको क्लास पसंद आ रही है दोस्तों, आप लोग जरूर हमारी इस क्लास को लाइक करें, लाइक का बटन आपको दिख ही रहा होगा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल हम देखते हैं दोस्तों। यहां पर अब हम लोग देखते हैं कि मुख्य तौर पर जब भारत के अंदर जलियांवाला, आप क्या देखते हैं दोस्तों, मुख्य तौर पर यहां पर हमने देखा कि रोलेक्ट एक्ट बन गया और भारतीयों को जबरदस्ती जेल में डालने की बात हो रही है, और भारत के अलग अलग इलाकों में आप देखते हैं कि भारत के लोग विरोध कर रहे हैं। वहीं पंजाब, जो हमारा आज एक प्रांत है, हमारा एक राज्य है, पंजाब का एक शहर है अमृतसर। क्या है दोस्तों? अमृतसर, है ना। तो जब रोलेक्ट एक्ट बना तो आप देखते हैं कि भारत के अलग अलग शहरों में विरोध हो रहा था, और अमृतसर में भी आप देखते हैं कि इस कानून का विरोध हो रहा था, है ना। और इसी विरोध में एक ऐसी घटना घटती है जो मानव इतिहास की सबसे खतरनाक घटना है, रूह कांप जाने वाली घटना है दोस्तों। होता क्या है, चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि एक घटना घटती है ना। क्या घटना घटती है? आप में से अधिकतर बच्चों ने कहीं ना कहीं इस घटना के बारे में पहले से सुना होगा। तारीख थी 13 अप्रैल 1919। क्या थी दोस्तों? याद कर लीजिएगा, 13 अप्रैल 1919, और उस दिन बैसाखी का दिन था। बैसाखी एक त्यौहार है, मुख्य तौर पर हमारे पंजाब में इसको बहुत बढ़ चढ़कर फैलाया जाता है, मनाया जाता है इस त्यौहार को। तो साल 1919 में
हम देखते हैं कि अमृतसर शहर के अंदर जलियांवाला बाग, एक बाग हुआ करता था, है ना दोस्तों। आप क्या देखते हैं कि एक बाग हुआ करता था, कुछ इस तरीके से वो बाग था, 3 तरफ से उसकी बाउंड्री थी और एक तरफ से आने जाने का रास्ता, तो 3 बड़ी बड़ी दीवारें, यहीं से आने जाने का रास्ता हुआ करता था। तो लोग शांति प्रिय तरीके से यहां बैठे हुए थे, विरोध कर रहे थे किसका? इस रोलेट एक्ट का। ये जो गलत कानून अंग्रेजों ने बनाया था, इसका विरोध कर रहे थे। फिर क्या होता है कि उसी समय एक अंग्रेज अधिकारी आता है दोस्तों। आप लोग क्या देखते हैं कि उसी समय अमृतसर का एक अंग्रेज अधिकारी होता है, जिसका नाम क्या था दोस्तों? जिसका नाम था जनरल डायर। ये जनरल डायर इस बाग के अंदर एंट्री कर लेता है और ये जो शांति प्रिय लोग थे, जो निहत्ती भीड़ थी, इन पर अंधाधुंध गोलियां चलवा देता है। अच्छा, अंग्रेजी आंकड़ों के हिसाब से यहां पर आपको नंबर दिया गया है कि 379 लोग मरे, लेकिन ये सरकारी आंकड़े हैं। भारतीयों के अनुसार मरने वालों की संख्या हजारों में थी, है ना। तो बड़े स्तर पर आप लोग देखते हैं कि एक निहत्ती भीड़ पर अंग्रेज इस प्रकार की क्रूर हत्या करते हैं, इस हत्याकांड को करते हैं और इसे ही जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। 13 अप्रैल 1919 को रोलेट एक्ट के खिलाफ मुख्य तौर पर यहां पर लोग विरोध कर रहे थे। ये अंग्रेज सैनिक कमांडर आता है, निहत्ती भीड़ पर गोलियां चलवाता है और इसमें हजारों लोगों की जान चली जाती है और इतिहास में इसे सबसे कुकर्म वाली घटना के तौर पर जाना जाता है। ठीक, अब भारत के अंदर साल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया और पूरे भारत के अंदर यह खबर फैल जाती है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया, हमारे हजारों भाई मर चुके हैं। तो भारतीयों के दिल में ना गुस्सा है, भारत के नेताओं के अंदर भी गुस्सा है कि अगर हम लोग आज़ादी की कोशिश कर रहे हैं तो ये रोलेट एक्ट बना रहे हैं, रोलेट कानून बना रहे हैं। उसी के साथ साथ अगर हम लोग विरोध करते हैं तो ये हम पर गोलियां चलवा देते हैं, हमारे लोगों को मार देते हैं। अब भारत के अंदर भारत के नेताओं को लगा कि कुछ करने की जरूरत है और अंग्रेजों को बताने की जरूरत है कि तुम हम पर लंबे समय तक राज नहीं कर सकते, है ना। और उसी समय गांधी जी क्या करते हैं दोस्तों? उसी समय गांधी जी कहते हैं कि हम ना देश के अंदर एक बड़ा आंदोलन शुरू करेंगे और इसी आंदोलन को किस नाम से पुकारा जाता है दोस्तों? इसी आंदोलन को हम लोग कहते हैं असहयोग। अब असहयोग का मतलब क्या है, इसे समझते हैं। यह आंदोलन कब से कब तक चला, इसकी पूरी कहानी क्या थी, क्या एक सफल आंदोलन था, इसको समझेंगे। पेपर में यहां से बहुत सारे सवाल बनते हैं दोस्तों। बात कर रहे हैं असहयोग आंदोलन के बारे में। तो यहां पर गांधी जी क्या करते हैं कि जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया, गांधी जी को समझ में आता है और भारत के और बड़े नेताओं को भी कि हमें अपने देश के अंदर एक बड़े आंदोलन की जरूरत है और भारत में असहयोग आंदोलन शुरू किया जाएगा। अच्छा, ये जो असहयोग आंदोलन है, इसका आइडिया गांधी जी ने किताब में दिया था। कौन सी किताब में दिया था दोस्तों? साल 1909 में गांधी जी ने एक पुस्तक लिखी थी, है ना। उस पुस्तक का नाम क्या था, आप लोग याद कर लीजिए। उस पुस्तक का नाम था हिंद स्वराज, है ना। तो साल 1909 में गांधी जी के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई जिसका नाम था हिंद स्वराज और इसी के अंदर गांधी जी ने यह आइडिया दिया था असहयोग का। अच्छा, इस असहयोग का मतलब क्या होता है कि हम लोग ना अंग्रेजों का सहयोग कर रहे हैं। अंग्रेज हम पर राज क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि हम उनको अपने ऊपर राज करने दे रहे हैं। वो कहते हैं कि कल से तुमसे ज्यादा पैसे लेंगे, हम कहते हैं कि माई बाप जैसा आप कहेंगे वैसा हम मान लेंगे। हम अंग्रेजों का सहयोग कर रहे हैं। अंग्रेज कहते हैं कि तुम्हें सिर्फ हमसे ही बिजनेस करना है, अमेरिकियों से नहीं करना है। हम कहते हैं कि माई बाप जैसा आप कहेंगे वैसा हम मान लेंगे। हम अंग्रेजों का सहयोग कर रहे थे, इसी वजह से हम अंग्रेजों के गुलाम थे। गांधी जी ने कहा कि भाई असहयोग करना होगा, उनका सहयोग बंद। और ये जो आइडिया था गांधी जी ने अपनी पुस्तक में दिया था, जो साल 1909 में हिंद स्वराज के नाम से पुस्तक थी, उसमें रखा गया था कि हमें अंग्रेजों का सहयोग बंद कर देना होगा और उसी के जरिए हम लोग क्या कर सकते हैं दोस्तों? उसी के जरिए हम लोग स्वराज, स्वराज का मतलब क्या होता है? स्वराज का मतलब होता है स्वयं का राज। उसी के जरिए हम लोग क्या कर सकते हैं? स्वयं का राज, या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं? उसी के जरिए हम लोग देश की आजादी प्राप्त कर सकते हैं। तो हमें मुख्य तौर पर अंग्रेजों से आजाद होने के लिए सहयोग को बंद करना होगा, उनके साथ बिजनेस को बंद करना होगा, उनकी बातों को नहीं मानना होगा और उसी के जरिए अगर सब भारत के लोग अंग्रेजों का सहयोग करना बंद कर दें तो अंग्रेजों को भारत छोड़ के जाना होगा। यह आइडिया गांधी जी रखते हैं और अब भारत के अंदर एक आंदोलन शुरू होता है। कब शुरू होगा दोस्तों? याद कर लीजिए साल। ये साल जो हमारा शुरू हो रहा है दोस्तों, साल 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत होती है। तो असहयोग आंदोलन है क्या, इसकी पूरी की पूरी कहानी क्या है, उसको हमने आपके सामने पेश किया है। अब इस असहयोग आंदोलन के गांधी जी ने कैसे पूरे देश के अंदर भारतीयों के सामने रखा, उसको देखते हैं। साल 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत होती है और इसका मतलब क्या है कि हमें अंग्रेजों का सहयोग नहीं करना है, उनका सपोर्ट नहीं करना है ना। तो गांधी जी ने इस असहयोग आंदोलन के अंदर मुख्य तौर पर क्या किया? सबसे पहले यह कहा कि भारत के अंदर जितने भी लोग अंग्रेजी पुलिस में काम करते हैं, अंग्रेजों की पुलिस में है, काम करना बंद कर दो। अंग्रेजों की सेना में है, उनके साथ काम करना बंद कर दो। अंग्रेजों के कोर्ट में अगर आप काम करते हैं, कचहरी में काम करते हैं, तो उनके लिए काम करना बंद कर दो, है ना। तो भारत के अंदर जो बच्चे अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ते हैं उनका बहिष्कार करो। बहिष्कार का मतलब होता है जाना बंद।
हम लोग आपका सहयोग नहीं करेंगे। तो भारत के अंदर मुख्य तौर पर जिन बड़े बड़े लोगों को अंग्रेजों ने सम्मान दिया था, सम्मान यहां पर आप देख रहे हैं दोस्तों, उपाधियां, यहां पर आप एक शब्द देख रहे हैं, उपाधियों का मतलब क्या होता है, अंग्रेज लोग सम्मान के तौर पर क्या दिया करते थे, टाइटल दिया करते थे, किसी के नाम के आगे कोई शब्द जोड़ दिया करते थे, जैसे सर, है ना, तो सर एक शब्द आप देख रहे हैं, अंग्रेज लगा दिया करते थे। तो बहुत से भारतीयों को यह सम्मान दिया गया था। तो गांधी जी ने कहा कि हमें जितनी भी उपाधियां अंग्रेजों ने दी हैं हमें नहीं चाहिए, आप हमें उपाधियां देने वाले होते कौन हो, है ना। तो भारत के अंदर भारत के लोगों ने जिनको उपाधियां दी गई थी उन उपाधियों को दे दिया वापस, अंग्रेजों को कहा कि हमें आपका टाइटल नहीं चाहिए। उसी के साथ साथ भारत के अंदर जो सेना में लोग शामिल थे उन्होंने सेना छोड़ दी, पुलिस में काम करना छोड़ दिया, अंग्रेजों की कोर्ट में जो काम करने वाले वकील थे उन्होंने कोर्ट जाना बंद कर दिया, अंग्रेजी स्कूल में जो पढ़ने वाले बच्चे थे उन्होंने स्कूल जाना बंद कर दिया। भारत के लोगों ने अंग्रेजी वस्तुओं का बहिष्कार किया, अंग्रेजी सामान का प्रयोग करना पूरे तौर पर बंद कर दिया। और उसी के साथ साथ क्या किया, अंग्रेजों की जो दमनकारी नीतियां थी जिसके जरिए अंग्रेज हमें तोड़ा करते थे, इसका विरोध किया गया। तो पूरे देश के अंदर आप लोग देखते हैं कि ये जो असहयोग आंदोलन था वो कुछ इस परिप्रेक्ष्य के अंदर आप देखते हैं कि शुरू किया गया और इसमें ये सब चीजें की गई। अच्छा, ये जो असहयोग आंदोलन था ये साल 1920 में शुरू हुआ और हम देखते हैं कि ये साल 1922 तक चला। दोस्तों 2 साल तक इस पूरे के पूरे आंदोलन की काल अवधि रही। क्या ये एक सफल आंदोलन था? नहीं, यह आंदोलन कहीं ना कहीं कमजोर पड़ा, यह आंदोलन कहीं ना कहीं आप लोग देखते हैं कि ठंडा पड़ गया। कैसे, समझने की कोशिश करते हैं। बहुत अच्छा सवाल है, पेपर में यह सवाल जरूर बनता है। समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इतना बड़ा आंदोलन जो इतने अच्छे आइडिया के साथ शुरू किया गया था, आखिर यह कमजोर क्यों हुआ। जैसा आपको पता है कि इस आंदोलन में गांधी जी ने क्या कहा था कि हमें अंग्रेजों का जो सामान है, अंग्रेजों का जो कपड़े हैं, वो अंग्रेजों के यहाँ से जो आने वाले सामान है उसका प्रयोग नहीं करना। लेकिन समस्या ये थी कि जो भारत की अधिकतर जनसंख्या थी ना वो गरीब थी, वो कमजोर थी और भारत का जो बनने वाला सामान था वो अपेक्षाकृत महंगा था। तो ना चाहते हुए भी हमारे बहुत से भारतीयों को क्या करना पड़ा दोस्तों, भारत के अंदर आप देखते हैं कि हमारे बहुत से जो भारतीय थे उन्हें ना चाहते हुए भी मुख्य तौर पर क्या था, भारत के सामान को वो नहीं खरीद पाए और उन्हें दोबारा से अंग्रेजों का सामान खरीदना पड़ा। क्योंकि भारत के अंदर लोग गरीब थे तो इसी वजह से आप देखते हैं कि वो अंग्रेजी सामान को पहले तो कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं लेकिन बाद में दोबारा से अंग्रेज सामान को खरीदते हैं, क्योंकि वो अंग्रेजी सामान सस्ता था, भारत का सामान महंगा था, है ना। जब भारत के बच्चों से ये कह दिया गया, भारत के कॉलेज में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हुए, प्रोफेसर्स हुए, टीचर्स हुए कि पढ़ने नहीं जाना, पढ़ाने नहीं जाना, तो अब करें क्या। क्योंकि भारत के अंदर भारतीयों के कुछ उतने अच्छे इंस्टीट्यूशंस नहीं थे, उतनी अच्छी यूनिवर्सिटीज नहीं थी। तो ना चाहते हुए भी, क्योंकि भारतीयों के द्वारा स्थापित की गई कोई यूनिवर्सिटी नहीं थी, ना चाहते हुए भी भारत के टीचर्स को उन संस्थानों में वापस जाना पड़ा, अंग्रेजों के संस्थानों में, और उसी के साथ भारत के जो बच्चे थे, भारतीय स्टूडेंट्स थे, उन्हें दोबारा से अंग्रेज संस्थान में जाना पड़ा, है ना। तो उन्हें दोबारा वापस जाना पड़ा और जो वकील थे उनको भी अपने काम पर काफी समय के बाद वापस जुड़ना पड़ा। तो मुख्य तौर पर एक आंदोलन जो बड़े स्तर पर शुरू हुआ था धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा, क्योंकि भारतीयों के पास कोई विकल्प नहीं था। हम अगर भारत के कपड़े पहने तो सस्ते नहीं है, महंगे हैं, इसी वजह से अंग्रेजों के सस्ते कपड़े खरीदने पड़े। और यहाँ पर हम देखते हैं कि मुख्य तौर पर भारतीयों के अपने स्कूल नहीं है, ना चाहते हुए भी उन्हें अंग्रेजों के स्कूल जाना पड़ा और भारत के वकीलों को अंग्रेजों की कोर्ट में काम करना पड़ा, जिसकी वजह से यह आंदोलन पूरे तौर पर ठंडा पड़ा, कमजोर पड़ा। अच्छा, ये जो आंदोलन था ये साल 1922 में खत्म हो गया। कैसे? एक घटना घटी है, इसको आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ लेना है। असहयोग आंदोलन के संदर्भ में एक बहुत ही बड़ी घटना दोस्तों यहां पर हम लोग होते हुए देखते हैं। एक घटना है ना, एक इंसिडेंट है, एक जगह है चौरी चौरा, है ना, आप देख पा रहे हैं दोस्तों, चौरी चौरा नामक घटना है। इससे ही असहयोग आंदोलन खत्म हुआ। साल 1922 का समय था और साल 1922 में आप देखते हैं कि मुख्य तौर पर एक हिंसक घटना हो जाती है। हिंसक घटना मतलब भारतीयों से एक हिंसा हो जाती है और इसी हिंसा की वजह से मुख्य तौर पर आप लोग देखते हैं कि यह आंदोलन खत्म करना पड़ता है गांधी जी को। एक जगह है यूपी, उत्तर प्रदेश, आप सभी को पता है। यूपी में भी एक जगह है दोस्तों, क्या, यूपी में भी एक हमारी जगह है गोरखपुर, है ना। तो यूपी गोरखपुर में एक इलाका है चौरी चौरा। यहां पर एक अंग्रेजी पुलिस थाना था और उस अंग्रेजी पुलिस थाने के अंदर बहुत सारे पुलिस वाले थे। भारत के लोग इस आंदोलन को कर रहे थे और उनके बीच में और अंग्रेजी सैनिकों के बीच में, अंग्रेजी पुलिस वालों के बीच में झड़प होती है। भारत के लोग गुस्से में आ जाते हैं और वो पूरी की पूरी जो पुलिस थाना था उसको क्या कर देते हैं, आग के हवाले कर देते हैं और इसमें बहुत सारे जो पुलिस वाले थे वो जल जाते हैं। अब जब ये घटना गांधी जी को पता चलती है तो वो बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, नाराज होते हैं, क्योंकि गांधी जी हर चीज को बर्दाश्त कर सकते हैं लेकिन
हिंसा को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, और जब भारतीयों से ये हिंसा होती है तो गांधी जी क्या करते हैं, इस आंदोलन को वापस ले लेते हैं। तो साल 1922 में यह आंदोलन आप लोग देखते हैं कि खत्म कर दिया जाता है। तो अब तक असहयोग आंदोलन था क्या, ये कब शुरू हुआ, इसमें किन किन बातों को करने की बात कही गई, यह आंदोलन कमजोर कैसे पड़ा और यह आंदोलन कैसे खत्म हुआ, उसको हमने क्वेश्चंस के जरिए आपके सामने पेश किया है। अगला सवाल है, इसी समय के अंदर के साल 1920 के आसपास की बात हम देखें, 1920 के आसपास की बात हम देखें, भारत के अंदर एक आंदोलन और शुरू होता है, और इस आंदोलन को हम लोग कहते हैं दोस्तों खिलाफत आंदोलन। जी हाँ, इस आंदोलन की पूरी कहानी क्या है, यह आंदोलन कैसे शुरू हुआ, भारत के लोग इससे कैसे संबंधित हैं, ये खिलाफत मतलब क्या होता है, इसको समझते हैं। देखिए, खिलाफत आंदोलन था क्या, पहले ये समझेंगे, और इस खिलाफत आंदोलन पर टिप्पणी करनी है दोस्तों। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, पेपर में ये सवाल जरूर बनता है। आशा है कि आपको हमारी क्लास पसंद आ रही होगी। हम पूरे चैप्टर को क्वेश्चंस के जरिए समझ रहे हैं, और ये सारे क्वेश्चंस आपके पेपर के अंदर बहुत महत्वपूर्ण तौर पर पूछे जाते हैं दोस्तों। यहीं से सारा पेपर बनेगा, आपको इससे बाहर आता हुआ आपको कुछ नहीं दिखेगा। शुरुआत करते हैं कि खिलाफत आंदोलन है क्या। तो मुख्य तौर पर आप लोग देखते हैं कि दोस्तों तुर्की नामक एक देश है ना, आप लोगों ने जरूर सुना होगा तुर्की, पता है आपको? जी हाँ, तुर्की पता है आप, तुर्की एक देश है। तुर्की में एक व्यक्ति रहते थे, और उन्हें ही क्या कहा जाता है दोस्तों, उन्हीं को कहा जाता है खलीफा। क्या कहा जाता था? उनको खलीफा कहा जाता था। भाई, ये खलीफा होते कौन थे? खलीफा पूरी दुनिया के अंदर जितने भी मुसलमान हैं उनके धार्मिक गुरु थे। क्या थे? धार्मिक गुरु, धर्म गुरु। दुनिया में जितने भी मुसलमान हैं, भारत के अंदर मुसलमान हुए, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, जितने भी जगह आप मुसलमानों को देखते हैं, उन सभी मुसलमानों के जो नेता होते हैं उनको क्या कहा जाता था? उनको खलीफा कहा जाता था। और ये खलीफा जी रहा करते थे तुर्की के अंदर। अंग्रेजों की और तुर्की के बीच में झगड़ा हुआ करता था, और प्रथम विश्व युद्ध जब चल रहा था तो अंग्रेजों ने कहा था कि भाई हम तुर्की को ना खत्म कर देंगे, और ये जो खलीफा का पद है इसको भी क्या कर देंगे, खलीफा का जो पद था अंग्रेज कह रहे थे कि इसको हम लोग समाप्त कर देंगे। और अंग्रेज क्या कर रहे थे? उसको समाप्त करने ही वाले थे, बिल्कुल खत्म करने वाले थे, क्योंकि दुनिया भर के जो मुसलमान थे वो खलीफा को अपना गुरु मानते थे। अब जब ये खबर भारत में फैली तो आप देखते हैं कि भारत के जो दो मुसलमान भाई थे, भारत के अंदर जो दो मुसलमान भाई थे, ये दोनों क्या करते हैं, भारत के अंदर जो ये दो मुसलमान भाई हैं, कौन? इनका नाम देख लीजिए दोस्तों, है ना, मोहम्मद अली। भारत के अंदर जो दो मुसलमान भाई हैं, मोहम्मद अली, है ना, और शौकत अली, शौकत मियाँ शौकत अली। तो आप देखते हैं कि मुख्य तौर पर दो भाई थे, मोहम्मद अली और शौकत अली। इनको समझ में आता है कि हमारे खलीफा जी के साथ बहुत गलत हो रहा है, तो ये भारत के अंदर एक आंदोलन को शुरू करते हैं। कब शुरू करते हैं? साल 1919 में। अली बंधु, बंधु का मतलब होता है अली ब्रदर्स। तो दो भाई हैं अली ब्रदर्स, ये खलीफा जी जो हैं उनके पद को बचाने के लिए भारत में ये आंदोलन शुरू करते हैं। और आप देखते हैं कि ये आंदोलन साल 1919 में शुरू होता है और साल 1924 में खत्म हो जाता है ना। क्या ये आंदोलन खलीफा के पद को बचा पाता है? नहीं, ये नहीं बचा पाता। अंग्रेज खलीफा के पद को समाप्त कर देते हैं और साल 1924 में ये आंदोलन भी खत्म होता है। शुरू करने वाले अली ब्रदर्स, क्यों शुरू किया गया वो देख लिया, कब से कब तक ये आंदोलन चला उसको हमने देखा। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं कि आखिर ये जो खिलाफत आंदोलन भारत में शुरू हुआ था, आखिर इसकी मांगे क्या थी, ये आखिर चाह क्या रहे थे, ये जो अली ब्रदर्स थे, आखिर ये अली ब्रदर्स चाहते क्या थे, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो मुख्य तौर पर आपके जो ये खिलाफत आंदोलन शुरू किया गया था साल 1919 में, आप देखते हैं इसके अंदर तीन बातें की गई कि जो तुर्की के सुल्तान हैं उनकी शक्ति का उनकी शक्तियां वैसे ही रखी जाएं, अंग्रेज उनकी शक्ति को खत्म ना करें। खलीफा जो हैं, जो हमारे धर्म गुरु हैं, मुसलमानों के जो धर्म गुरु हैं, आप देखते हैं कि जितने भी मुसलमान थे उनका ये मानना है कि खलीफा के पद का सम्मान किया जाए और खलीफा के पद को समाप्त ना किया जाए और मुसलमानों के पवित्र स्थानों का ध्यान रखा जाए। तो खिलाफत आंदोलन में इन तीन मांगों को रखा गया था। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और इस सवाल को हमने अच्छे से समझा। कब शुरू हुआ ये आंदोलन हमने देखा, कब से कब तक चला ये देखा। अच्छा, इसके अंदर क्या होता है कि जब ये आंदोलन चल रहा है, भाई ये भारत के लोगों का, भारत के अंदर मुख्य तौर पर भारत की तो बात नहीं है क्योंकि खलीफा भारत में तो रहते नहीं थे, लेकिन मुख्य तौर पर आप लोग देखते हैं कि गांधी जी ने इस खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया। क्यों समर्थन किया, ये सवाल यहां पर आपके सामने है। बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों, पेपर में पूछा जाता है कि गांधी जी ने आखिर खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया। तो गांधी जी ने मुख्य तौर पर यह सोचा कि हमारे जो मुस्लिम भाई हैं, भारत के अंदर जो रहने वाले मुस्लिम हमारे साथी हैं, ये खलीफा के पद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर भारत के हिंदू भाई भी मुसलमानों के साथ मिल जाएं और हम अंग्रेजों पर ये क्या करें, प्रेशर बनाएं, अंग्रेजों पर दबाव बनाएं कि आप खलीफा के पद को बचाएं, तो इसमें
हिंदू मुस्लिम एकता मजबूत हो सकती है। तो भारत के अंदर हिंदू मुस्लिम एकता को मजबूत करने के लिए गांधी जी क्या करते हैं, खिलाफत आंदोलन का समर्थन करते हैं। और इसी आंदोलन के बाद आपको बताया कि असहयोग आंदोलन भी शुरू होता है, जिसके बारे में हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। तो यहां तक हमने खिलाफत आंदोलन था क्या, खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ, 1919 में, कब तक चला 1924 में, किनके द्वारा शुरू किया गया था, इसकी क्या क्या मांगे थी, और इस आंदोलन में गांधी जी ने क्या समर्थन दिया था, उसको हमने देखा। ये रहे हमारे बापूजी, चाचा जी और उसी के साथ मौलाना आजाद। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। तो यहां तक की पूरी घटना हमने देख ली कि साल 1922 में असहयोग आंदोलन चलता है और असहयोग आंदोलन चौरी जो घटना थी उसके बाद आप देखते हैं कि उस घटना के बाद ही गांधी जी इसको समाप्त कर देते हैं। अब भारत के अंदर कुछ और बड़ी घटनाएं होती हैं और उससे संबंधित सवाल आपके पेपर के अंदर किस तरीके से पूछे जाते हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, आपको हमारी स्क्रीन पर दिख रहा है, लिखा हुआ है कि साइमन कमीशन। कमीशन का मतलब क्या होता है दोस्तों, कमीशन का मतलब होता है समूह। आप यहां पर कमीशन का मतलब क्या समझ सकते हैं, कमीशन का मतलब होता है यहां पर समूह। कि साइमन कमीशन का गठन क्यों किया गया था और भारत के लोगों ने इसका क्यों विरोध किया। बहुत महत्वपूर्ण घटना है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, पेपर में सीधा सवाल ये बनता है और बहुत बार ये आपके पेपर के अंदर पूछा गया, तो अच्छे तरीके से समझें। पीछे के सारे सवाल समझ में आए होंगे। चलिए इस सवाल को अब हम लोग अच्छे तरीके से क्या करते हैं दोस्तों, आगे बढ़ाते हैं। तो होता क्या है दोस्तों, साल था 1928 और साल 1928 के अंदर हम लोग देखते हैं कि अंग्रेज ना एक कमीशन बनाते हैं, अंग्रेज एक समूह बनाते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, अंग्रेज एक समूह बनाते हैं, एक ग्रुप बनाते हैं, लंदन के अंदर ही बनाते हैं भाई। और इस ग्रुप के अंदर 7 लोगों को रखते हैं। हाउ मेनी पीपल, 7 लोग, 7 लोगों को इसके अंदर रखा जाता है। अब ये जो 7 लोग बनाए थे भाई, इनका काम क्या था, इनका काम ये था कि ये देखो कि अंग्रेज जो कानून भारत में बना रहे हैं, क्या वो कानून सही तरीके से बन रहे हैं, क्या वो कानून अंग्रेजों को फायदा दे रहे हैं, है ना। तो अंग्रेजों ने जितने भी कानून बनाए हैं उन कानूनों का मूल्यांकन करने के लिए एक ग्रुप बनाया गया और इस ग्रुप के अंदर 7 लोगों को रखा गया, लंदन में बना था। अब ये ग्रुप बन गया और ये ग्रुप भारत के अंदर आने की कोशिश करता है, इस ग्रुप को भारत में भेजा जाता है। भारत के जो लोग थे ना, उसमें क्या किया जाता है दोस्तों, उसमें भारत के लोग इसका विरोध करते हैं। क्यों, इसमें 7 लोग थे और इसमें कोई भी भारतीय नहीं रखा गया। ये कितनी शर्म वाली बात है कि भारत के अंदर, भारत में जो कानून बन रहे हैं उनको चेक करने के लिए एक ग्रुप बनाया गया, लेकिन उसमें किसी भी भारतीय को नहीं रखा गया। क्या उस समय हमारे पास पढ़े लिखे लोग नहीं थे, हमारे पास अंबेडकर जी थे, हमारे पास जवाहरलाल नेहरू जी थे, हमारे पास महात्मा गांधी जी थे, हमारे पास सुभाष चंद्र बोस जी थे, हमारे पास विद्वानों की आप देखते हैं कि फौज थी, लेकिन अंग्रेजों ने किसी भी भारतीय को इसके अंदर शामिल नहीं किया और इसी वजह से भारतीयों ने इसका विरोध किया। क्या आप हमारे ही देश के संदर्भ में कानूनों को चेक करने आ रहे हैं और हमें इस लायक नहीं समझ रहे कि हम इसका भाग हों। तो भारत के अंदर जितने भी हमारे भारत के लोग थे, उन्होंने बढ़ चढ़कर इसका क्या किया, विरोध किया। और आप देखते हैं कि जब ये ग्रुप भारत में आया तो इनको क्या दिखाया गया, साइमन गो बैक, है ना। तो साइमन कर एक व्यक्ति था, वो इस ग्रुप का लीडर था, उसी के नाम पर आप देखते हैं कि इस कमीशन को बनाया गया था। तो जब ये भारत के अंदर आए तो मुख्य तौर पर आप लोग देखते हैं कि भारत के अंदर जिस भी शहर में ये गए वहां पर इनका बहिष्कार किया गया। बहिष्कार का मतलब ये कहा गया कि भैया जी वापस जाओ, जहां से आए हो वापस जाओ, हम अपने देश में तुम्हारे हिसाब से कानूनों को नहीं बनने देंगे। तो साइमन कमीशन क्या था, साइमन कमीशन कब बना, साइमन कमीशन के अंदर मुख्य तौर पर क्या चीज चेक की गई थी, भारतीयों ने इसका विरोध क्यों किया। 7 लोग थे, किसी भी भारतीय को नहीं रखा गया था और इसी वजह से भारत के लोगों ने इसका विरोध किया। जिस जिस शहर में ये लोग गए तो भारत के लोगों ने साइमन गो बैक के नारों और झंडों के साथ काले झंडे इनको दिखाए। अब साइमन कमीशन जब हुआ उसी कालखंड के अंदर हम लोग देखते हैं कि जब साइमन कमीशन साल 1928 के अंदर भारत के अंदर आता है और फिर ये सब चीज़ें साइमन गो बैक के नारे दिखाए जाते हैं। अब भारत में एक और बड़ी घटना होती है और इसी बड़ी घटना के अंदर दोस्तों अगर हम लोग इसको देखें, इसे हम लोग किस नाम से पुकारते हैं, इसे हम लोग कहते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों कि ये सविनय अवज्ञा आंदोलन है क्या, ये शुरू क्यों किया गया था और इसकी क्या क्या पूरे तौर पर कहानी थी, है ना। तो साल 1930 के आसपास आप लोग देखते हैं कि मुख्य तौर पर एक आंदोलन शुरू किया जाएगा, एक और बड़ा आंदोलन है और हर आंदोलन की बस यही कोशिश है कि भारत को आज़ादी मिले और भारत को पूरे तौर पर अंग्रेजों से मुक्त किया जाए। तो आप देखते हैं कि साल 1930 में 30 के आसपास एक बड़ा आंदोलन, नया आंदोलन अब शुरू हो रहा है दोस्तों। साइमन कमीशन के बाद की घटना हम देख रहे हैं। सवाल है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या था और इसमें क्या क्या बातें रखी गई। तो सबसे पहले तो यह कहा गया सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने की वजह थी कि हमें साइमन कमीशन को नहीं मानना,
उसी समय पूरी दुनिया के अंदर ना मंदी आई हुई थी। मंदी का मतलब कि भाई बाजार बंद, जैसे कोरोना टाइम के अंदर अगर आपको याद होगा, बाजारें बंद, दुकान बंद, हर चीज बंद, फैक्ट्रियां बंद, सब लोग परेशान हो गए थे। कुछ ऐसी ही स्थिति साल 1929 के अंतर्गत थी। और आप ये देखते हैं कि उस वक्त दुनिया के बाजार पूरे तरीके से बंद हो गए थे, दुनिया में लोगों के पास काम नहीं था, भारत के लोग बहुत ज्यादा परेशान थे, अंग्रेज ध्यान नहीं दे रहे थे। इसीलिए अंग्रेजों को अपनी तरफ अंग्रेजों का ध्यान अपनी तरफ दिलाने के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने की बात की गई। और इसी के अंदर गांधी जी ने ना 11 मांगे रखी थी। उस समय एक अंग्रेज अधिकारी था, उसका नाम था इरविन, लॉर्ड इरविन। तो गांधी जी ने भैया लॉर्ड इरविन से कहा कि हमारी कुछ 11 मांगे हैं भाई, मान लो। आप देखते हैं कि उसने कोई जवाब ही नहीं दिया। और जब, कितने अपमान की बात है ना, हमारे देश में राज कर रहे हो, हम सही तरीके से अपनी बातें तुम तक रख रहे हैं, तो हमारी बातें नहीं मान रहे। और जब इन 11 मांगों का कोई जवाब नहीं आया तो गांधी जी ने कहा कि भाई अब इनको सबक सिखाना होगा, आंदोलन करना होगा। और इसी के साथ देश में पूर्ण स्वराज की मांग की गई। पूर्ण स्वराज का मतलब क्या है भैया? पूरी आजादी चाहिए, ये देश हमारा है, इस देश की एक एक मिट्टी, पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, हर एक क्षेत्र पर हमारा राज होगा। अंग्रेजों, तुम्हें हमारे देश से जाना होगा। आप देखते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में ये बातें की गई थी, ठीक है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन इन चीजों की वजह से शुरू किया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन, गांधी जी ने कहा कि ये सभी चीजें हो गई हैं, हम अंग्रेजों से मांग रख रहे हैं, 11 ये मान नहीं रहे हैं, उसी के साथ हमें पूरी आजादी चाहिए। अब सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू करने की कोशिश की गई। कैसे शुरू करें? तो गांधी जी ने देखा कि भारत के जो लोग हैं ना, पूरा का पूरा जो हमारा भारत का कुनबा है, भारत के जो हमारे सभी लोग हैं, ये परेशान हैं एक चीज से। वो क्या है? अंग्रेज ना हमसे नमक पर बहुत ज्यादा टैक्स लिया करते थे। देश हमारा, जमीन हमारी, समुद्र हमारा, समुद्र से निकलने वाला नमक हमारा, लेकिन भारत के लोग खुद ही नमक नहीं बना सकते थे, ना ही बेच सकते थे। और उसी के साथ साथ आप देखते हैं कि अंग्रेज लोग हमसे क्या करा करते थे? इस नमक पर बहुत ज्यादा क्या करा करते थे? टैक्स लिया करते थे। तो गांधी जी ने कहा कि हम लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन जो शुरू करेंगे वो नमक सत्याग्रह से करेंगे, है ना। नमक सत्याग्रह का मतलब इसे नमक आंदोलन भी कहा जाता है। और इसी के साथ साथ अगर हम लोग देखें दोस्तों कि इस नमक आंदोलन भी इसको कहते हैं, और इसको डांडी मार्च के नाम से भी पुकारा जाता है। इसी को हम लोग डांडी मार्च के नाम से भी पुकारते हैं। तो भैया होता क्या है? गांधी जी ने कहा कि अगर हमें सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करना है, सविनय अवज्ञा आंदोलन का मतलब हम आपकी बात को नहीं मानेंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन, आज्ञा होती है, आज्ञा को ना मानना ही सविनय अवज्ञा। हम आपके कहने को नहीं मानेंगे, हम आपके कानून को नहीं मानेंगे। तो अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया जो नमक कानून था, इसको ना मानने की बात की गई। और इसी कानून को तोड़ने के लिए गांधी जी क्या करते हैं? मुख्य तौर पर एक यात्रा करते हैं, है ना। तो आप देखते हैं कि दोस्तों कब ये यात्रा शुरू होती है? 12 मार्च 1930 को ये यात्रा शुरू होती है। गांधी जी के साथ 78 उनके साथी होते हैं। 78 गांधी जी के साथ उनके साथी आपको दिखते हैं। और ये लोग साबरमती आश्रम से चलते हैं। तो कहां से चलते हैं? साबरमती, जहां पर गांधी जी रहा करते थे, साबरमती आश्रम से गांधी जी चलते हैं और दांडी जो समुद्र का किनारा था वहां पर पहुंचते हैं। 24 दिनों तक ये लंबी यात्रा चलती है। और 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी दांडी के तट पर पहुंच जाते हैं। और दांडी के तट पर पहुंचने के बाद क्या करते हैं दोस्तों? शांति प्रिय तरीके से नमक बनाते हैं, समुद्र से नमक को बना लेते हैं और अंग्रेजों की आज्ञा की अवहेलना कर देते हैं, अंग्रेजों के कानून को नहीं मानते। और इसी के साथ देश में फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होती है। अब जब देश में सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा होता है तो अंग्रेजों की हालत खराब हो जाती है ना। अंग्रेज लोग संभाल नहीं पाते हैं, क्योंकि अब भारत के लोग अंग्रेजों के कहने को नहीं मान रहे, अंग्रेजों के ऑर्डर्स को नहीं मान रहे। तो अब अंग्रेजों को देश में शासन चलाना बहुत मुश्किल हो रहा था। अब इसीलिए अंग्रेज क्या करते हैं? अंग्रेज अधिकारी जो थे, अंग्रेज जितने भी शासन को संभालने वाले लोग थे, वो गांधी जी से कहते हैं कि आइए बात कर लेते हैं, आपकी जो बातें हैं उस पर हम लोग डिस्कशन करते हैं। और इसी को लेकर आप लोग क्या देखते हैं कि गांधी जी और लॉर्ड इरविन, ये लॉर्ड इरविन कौन है दोस्तों? उस समय आप लोग देखते हैं कि अंग्रेजों का सबसे बड़ा अधिकारी था। तो जब देश के अंदर सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था तो अंग्रेजी सरकार क्या कहती है कि भाई बहुत मुश्किल हो रहा है शासन संभालना, आपकी जो मांगे हम सुनने के लिए तैयार हैं। तो गांधी जी और अंग्रेजों के बीच में एक पैक्ट होता है, समझौता होता है। क्या होता है समझौते के अंदर? अंग्रेज लोग कहते हैं कि मुख्य तौर पर 5 मार्च 1931 को ये जो लॉर्ड इरविन था, है ना, और गांधी जी के बीच में क्या होता है? समझौता होता है। इसी को गांधी इरविन पैक्ट भी कहते हैं और इसी को दिल्ली समझौता के नाम से भी पुकारा जाता है। इसके अंदर ये कहा गया गांधी जी से, लॉर्ड इरविन ने कहा कि आप लोग क्या करेंगे? आप लोग ये जो अपना सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा है ना, इसको आप लोग रोकेंगे। तो गांधी जी ने कहा कि हाँ जी भाई साहब रोक देंगे, लेकिन हमारी भी तो कुछ मांगे सुनोगे। तो गांधी जी ने कहा कि हमारे जितने भी साथी आपने पकड़े हैं इनको छोड़ना होगा,
इरविन ने कहा कि हाँ जी हम छोड़ देंगे। गांधी जी ने कहा कि हमारी जो और मांगे, हमने 11 मांगे रखी, इन मांगों को भी मानना होगा। इरविन ने कहा कि हाँ जी मान लेंगे। इरविन ने एक शर्त रख दी। इरविन ने कहा कि जो भी चीज़ें डिस्कस करेंगे ना, भारत में नहीं करेंगे। इसको लेकर इस चीज़ का डिस्कशन कहाँ होगा? इसका डिस्कशन हम लोग लंदन में करेंगे। और लंदन में अंग्रेज क्या करते थे? मीटिंग करा करते थे। इस मीटिंग को कहा जाता था गोल मेज सम्मेलन। एक टेबल हुआ करती थी, है ना, राउंड टेबल मीटिंग जिसे कहते हैं, और उस पर सभी नेता लोग आते थे। तो गांधी जी को आप देखते हैं कि इरविन कहता है कि आपको लंदन आना होगा। दूसरी गोल मेज सम्मेलन में गांधी जी जाते हैं, लेकिन इस शर्त के साथ कि मुख्य तौर पर हमारे सभी भारतीयों को छोड़ा जाएगा और भारत को पूरी आज़ादी मिलेगी। क्या मिलेगी? हमें पूरी आज़ादी, पूर्ण स्वराज की बात गांधी जी कहते हैं। जब गांधी जी वहां पर जाते हैं तो अंग्रेज कहते हैं कि भाई सारी बातें मान लेंगे लेकिन पूर्ण स्वराज नहीं देंगे। गांधी जी कहते हैं तो ये तो गलत बात है। गांधी जी इस मीटिंग से वापस आते हैं और दोबारा से फिर देश के अंदर सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू किया जाता है। तो गांधी और इरविन के बीच में जो समझौता हुआ था उसको हमने देखा। इसे दिल्ली समझौता भी कहते हैं। 5 मार्च 1931 को हुआ। गांधी जी इसी समझौते के तहत लंदन गए थे दूसरी गोलमेज सम्मेलन, दूसरी गोलमेज मीटिंग के अंदर, जिसमें गांधी जी उनकी बातों से सहमत नहीं होते, भारत आते हैं और दोबारा से सविनय अवज्ञा आंदोलन चलना शुरू होता है, जो 1934 तक चलता है दोस्तों, है ना। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की जो पूरी की पूरी पृष्ठभूमि हमने अच्छे तरीके से आपके सामने पेश की है, उसको हमने समझा। 1930 से 1934 तक हमारा सविनय अवज्ञा आंदोलन चला है। समझ में आ रहा है? अब कुछ और महत्वपूर्ण सवाल हैं, इनको अच्छे तरीके से समझेंगे क्योंकि पेपर में ये वाला सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से बनता है। अच्छा, साल 1932 में ना, जब सविनय अवज्ञा आंदोलन की पृष्ठभूमि चली रही थी देश के अंदर, गांधी जी और हमारे देश के एक और बड़े विद्वान व्यक्ति हैं, उनके बीच में एक समझौता होता है। पूना, जिसे आज के समय में पुणे कहा जाता है, यहां पर ये एक समझौता होता है। किन किन के बीच में होता है दोस्तों? साल 1932 में हम लोग देखते हैं कि 26 सितंबर 1932 को पूना शहर के अंदर गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में एक समझौता होता है। ये रहे हमारे गांधी जी, ये रहे हमारे अंबेडकर जी, इन दोनों के बीच में एक समझौता होता है। अंबेडकर जी जो थे वो दलित लोगों के, आप देखते हैं कि मसीहा थे, सभी के हैं। तो आप देखते हैं कि अंबेडकर जी ये बात कहते हैं कि भारत में ऐसे इलाके, ध्यान से सुनिएगा, आप देखते हैं कि जो हमारे अंबेडकर जी थे वो कहते हैं कि भारत में ऐसे इलाके जहां पर दलित लोग ज्यादा हैं, बहुत ज्यादा रहते हैं, वहां से क्या किया जाए कि जब चुनाव हो देश में तो सिर्फ नेता बनने के लिए, अगर कोई व्यक्ति खड़ा होगा नेता बनने के लिए, तो वो दलित ही लोग चुनाव में खड़े होंगे और दलित ही लोग क्या करेंगे? दलित ही लोग वोट देंगे। एक अलग चुनावी तरीके की बात कर रहे थे कि देश के सभी लोगों के लिए चुनाव और वोटिंग का तरीका अलग होगा और दलित भाइयों के लिए चुनाव और वोटिंग का तरीका अलग होगा। अंबेडकर जी इस बात को रखते हैं। अंग्रेज इनकी बातों को मान लेते हैं, लेकिन गांधी जी कहते हैं कि नहीं, ये देश की एकता के लिए सही नहीं है और इससे सही बात नहीं बनेगी। सभी लोगों के लिए देश में एक ही तरीके से क्या होना चाहिए? चुनाव की प्रक्रिया होनी चाहिए। तो गांधी जी इसी बात से नाराज होकर क्या करते हैं? अनशन करते हैं। अंबेडकर जी गांधी जी की बात का सम्मान करते थे। जब उनको पता चलता है कि गांधी जी अनशन पर हैं तो वो क्या करते हैं? वो गांधी जी से मिलने जाते हैं और गांधी जी के अनशन को तोड़वाते हैं। और गांधी जी की जो मांग थी कि सभी के लिए एक जैसी चुनावी प्रक्रिया हो, उसको माना जाता है और इसी को पूना पैक्ट कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो पूना समझौता साल 1932 में अंबेडकर जी गांधी जी के बीच में हुआ। अंबेडकर जी एक पृथक चुनावी प्रक्रिया की बात कर रहे थे, गांधी जी ने इस बात का समर्थन नहीं किया। गांधी जी अनशन करते हैं और उसके बाद अंबेडकर जी को जब ये पता चलता है तो वो पहुंचते हैं और उनकी बात को मनवाते हैं और फिर देश में एक ही चुनावी प्रक्रिया की बात चलती है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? पूना समझौता के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं मित्रों, अगले सवाल की तरफ आप सभी को लेकर चलते हैं। बहुत अच्छे तरीके से हमें बहुत सारी चीजें समझने को मिल रही हैं इस पूरे चैप्टर के अंदर। हम लोग हर बिंदु को क्वेश्चंस की फॉर्म में देख रहे हैं। अगला सवाल लिखा हुआ है कि असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन के स्वरूप में क्या अंतर था? कि असहयोग आंदोलन जो हुआ और सविनय अवज्ञा आंदोलन जो हुआ ये एक दूसरे से अलग कैसे हैं, और महिलाओं की सविनय अवज्ञा आंदोलन में क्या भूमिका थी? ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है, ये आप देख रहे हैं कि लॉन्ग क्वेश्चन है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि मुख्य तौर पर देश के अंदर जो महिलाएं थी, है ना भाई, ये सविनय अवज्ञा आंदोलन में कैसे जुड़ी हुई थी और उसी के साथ साथ असहयोग आंदोलन में किस तरीके से जुड़ी हुई थी, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो साल 1930 में आप देख रहे हैं कि शुरू हो रहा है, और असहयोग आंदोलन जो साल 1920 में शुरू हो रहा है, इसमें कैसे महिलाएं शामिल थी ये पूछा जा रहा है। ये सवाल है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, बहुत बार पूछा गया है भाई। सविनय आपका जो असहयोग आंदोलन है उसके अंदर मुख्य तौर पर आप लोग देखते हैं कि उसके अंदर सरकार से यह कहा जा रहा था, अंग्रेजी सरकार से, कि हम अंग्रेजों का सहयोग नहीं करेंगे। वहीं सविनय अवज्ञा आंदोलन में यह कहा गया था कि हम अंग्रेजों का सहयोग तो नहीं करेंगे और उनके बनाए कानूनों को भी नहीं मानेंगे, है ना।
तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में ये तो कहा गया कि भाई सहयोग नहीं करेंगे, और जो कानून इन लोगों ने बना रखे हैं, जो हमें ऑर्डर देते हैं, हम उन ऑर्डर को भी नहीं मानेंगे। ये मुख्य तौर पर दोनों में अंतर है। समझ में आया आपको? एक अच्छा सवाल था। अच्छा, असहयोग आंदोलन की अगर बात की जाए तो उस समय के अंदर हम लोग देखते हैं कि असहयोग आंदोलन जो था वो मुख्य तौर पर आपको दिखता है एक बड़ा आंदोलन था, उसमें लोग ज्यादा बढ़ चढ़कर शामिल होते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंदर उतनी ज्यादा मात्रा में हमें महिलाओं की उपस्थिति आप देखते हैं कि नहीं दिखती है ना शुरुआत में। लेकिन जैसे जैसे सविनय अवज्ञा आंदोलन बढ़ता चला जाता है, तो जैसे जैसे सविनय अवज्ञा आंदोलन बढ़ता चला जाता है, तो उसमें हम लोग देखते हैं कि जो महिलाएं थी, जो हमारी शहरों की पढ़ी लिखी महिलाएं थी, वो क्या करती हैं, आपको दिखता है कि वो सड़कों पर आ जाती हैं और घरों की चारदीवारी से निकलकर गांधी जी की सभाओं में आती हैं। और फिर जब देश में नमक कानून बनता है, दांडी मार्च होती है, उस समय जो महिलाएं थी वो क्या करती हैं, वो पिकेटिंग करती हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है पिकेटिंग। पिकेटिंग का मतलब क्या होता है दोस्तों? पिकेटिंग का मतलब होता है घेराबंदी। क्या मतलब होता है? घेराबंदी। कि अंग्रेजों की जो शराब की दुकान थी उसके बाहर औरतें खड़ी हो जाएंगी, नारेबाजी करेंगी कि इस शराब की दुकान को बंद करो, इस कानून को बंद करो। इसे ही पिकेटिंग कहा जाता है। तो स्त्रियों ने बढ़ चढ़कर हमारे सविनय अवज्ञा आंदोलन में क्या किया? बढ़ चढ़कर योगदान दिया। नमक सत्याग्रह हो या फिर आप देखते हैं कि शराब की दुकानों को बंद कराने की कोशिश हो, तो महिलाओं ने इसमें बढ़ चढ़कर पूरे तौर पर, जो हमारे शहरों की ऊंची कम्युनिटी की महिलाएं थी वो इसमें बड़े तौर पर शामिल थी। और ग्रामीण क्षेत्रों की जो आप देखते हैं कि जमींदारों की बीवियां थीं, उसी के साथ साथ जो ग्रामीण परिवेश में जो संपन्न लोग थे, जो अमीर लोग थे, वो भी इस आंदोलन के अंदर बढ़ चढ़कर आपको शामिल होते हुए देखते हैं। ठीक है, अब अगला सवाल है आपके सामने रखा जा रहा है। ये भी एक अच्छा सवाल है, पेपर के परिपेक्ष में सीधे तौर पर आपसे पूछा जाता है। दोस्तों, इसको समझने की कोशिश करते हैं। पूछा जा रहा है कि मुस्लिम लीग क्या थी? भारत के अंदर एक पार्टी है जिसको हम लोग कहते हैं कांग्रेस पार्टी। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। कांग्रेस पार्टी कब बनी? जल्दी से आप लोगों को कमेंट करके बताना है। जल्दी से आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि कांग्रेस पार्टी को भैया कब बनाया गया था। देखते हैं कौन बच्चा बताएगा। तो कांग्रेस पार्टी जैसे भारत के अंदर थी, ऐसे ही आप लोग देखते हैं कि कांग्रेस पार्टी भारत की आज़ादी की बात कर रही थी, और ये सभी भारतीयों की पार्टी थी। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सभी के लिए बात करती थी कांग्रेस पार्टी। साल 1906 में ना आप देखते हैं कि एक और पॉलिटिकल पार्टी, एक और राजनीतिक दल बनता है दोस्तों, जिसे मुस्लिम लीग कहा जाता है। ये ढाका, जो आज बांग्लादेश है ना, बांग्लादेश के अंदर, बांग्लादेश की जो राजधानी है ढाका, वहां पर ये बना था। ये सिर्फ मुसलमानों के अधिकारों को ध्यान में रखकर बनाई गई थी कि मुसलमानों को आगे बढ़ने का मौका मिले और मुसलमानों को आगे चुनाव में बढ़ने का मौका मिले, उसी को ध्यान में रखकर मुस्लिम लीग को बनाया गया था। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि कांग्रेस पार्टी कब बनी? 1885 में बनी थी। और मुस्लिम लीग साल 1906 में बनी। कहाँ बनी? ढाका नामक शहर में बनी, जो आज बांग्लादेश में पड़ता है। इसको बनाने का उद्देश्य यही था दोस्तों कि मुस्लिमों को आगे बढ़ाया जाए। कांग्रेस सभी को साथ लेकर चल रही थी, मुस्लिम लीग सिर्फ मुस्लिमों के उत्थानों की बात कर रही थी। अगला सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों। जितने भी आंदोलन हमने पढ़े, हमने असहयोग आंदोलन पढ़ा, चंपारण का आंदोलन पढ़ा, खेड़ा आंदोलन पढ़ा, अहमदाबाद का आंदोलन पढ़ा, इन सभी आंदोलनों के अंदर हमने पूर्ण स्वराज की बात नहीं की, पूरी आज़ादी की बात नहीं की, है ना। तो भारत के अंदर आप देखते थे कि जो हमारी कांग्रेस पार्टी थी, जो 1885 में बनी थी, ये क्या करती थी ना, ये हर साल अधिवेशन करती थी। अधिवेशन का मतलब क्या होता है? अधिवेशन का मतलब होता है भाई मीटिंग करती थी कि कैसे देश को आज़ाद दिला सकें, देश में और अच्छे तरीके से कैसे अंग्रेजों को कमज़ोर कर सकें। तो आप देखते हैं कि कांग्रेस हर साल मीटिंग करती थी। और हम देखते हैं कि साल 1929 में भी कांग्रेस क्या करती है, लाहौर के अंदर एक अधिवेशन करती है। अधिवेशन का मतलब क्या होता है दोस्तों? यहां पर भी आप लोग देखते हैं कि एक मीटिंग की जाती है। लाहौर आज के समय में पाकिस्तान में पड़ता है। तो सवाल ये पूछा जा रहा है कि भारत में पूरी आज़ादी की कोशिश, कि हमें पूरी आज़ादी चाहिए, पूर्ण स्वाधीनता, पूर्ण स्वराज, ये कब तय हुआ कि हम अंग्रेजों से पूर्ण स्वराज की कोशिश करेंगे? तो ये साल 1929 में भारत के अंदर आप लोग देखते हैं कि मुख्य तौर पर जो लाहौर नामक क्षेत्र था, लाहौर अधिवेशन जो हुआ, वहां पर यह कहा गया कि हमें पूरी आज़ादी की बात करनी होगी, पूर्ण स्वाधीनता, पूर्ण स्वराज की बात करेंगे। और इसके जो अध्यक्ष थे, इस मीटिंग के जो अध्यक्ष थे, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। सीधा सवाल बनता है, लाहौर अधिवेशन कब हुआ? साल 1929 में। क्या हुआ इसमें पूर्ण स्वाधीनता या फिर पूर्ण स्वराज की बात की गई। पूर्ण स्वराज का मतलब है पूरी आज़ादी की बात यहां पर की गई। और इस अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे वो पंडित जी नेहरू जी थे। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, तो जैसे कांग्रेस के बारे में हमने पढ़ा, ऐसे ही भारत के अंदर एक और संघ था, एक और आप देखते हैं कि समूह था, जिसे आज के समय में भी जाना जाता है, जिसे हम लोग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या फिर आरएसएस कहते हैं। पूछा जाता है पेपर में कि आरएसएस क्या था, तो आरएसएस एक संघ था जो साल 1925 में आप देखते हैं कि केबी हेडगवार जी के द्वारा बनाया गया था।
और इसका उद्देश्य ये था कि भारत को मजबूत किया जाए, सशक्त तौर पर भारत के अंदर जो हमारी वैदिक कालीन सभ्यता है, भारत के लोग उससे जुड़े और भारत इकट्ठा होकर अंग्रेजों से विरोध कर सके, इसको लेकर यह संगठन बना था। ठीक है दोस्तों, तो इस पूरे के पूरे कालखंड को हमने अच्छे तरीके से आपके सामने पेश किया। अब एक और चीज यहां पर हमें आपके साथ डिस्कस कर लेनी है, वो क्या है दोस्तों? वो मुख्य तौर पर क्या है कि हम लोग आपके साथ इसको डिस्कस कर लेते हैं बिना किसी समय को व्यर्थ करते हुए। ठीक है जी, चलिए पीछे चलते हैं और अच्छे तरीके से इसको डिस्कस कर लेते हैं। अब तक हमने सारे मुख्य जो हमारे आंदोलन थे उनको पढ़ लिया है। अब आगे बढ़ते हुए यहाँ पर अब हम लोग क्या करेंगे, आपके साथ एक और चीज़ को डिस्कस कर लेंगे। साल 1942 में एक और आंदोलन होगा दोस्तों, इसको भी याद कर लीजिएगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसको हम लोग भारत छोड़ो आंदोलन कहते हैं। ये जो आपका भारत छोड़ो आंदोलन था, ये साल 1942 में शुरू हुआ। इसी आंदोलन के अंदर अंग्रेजों से ये कहा था कि अंग्रेजों भारत को छोड़ के बाहर जाओ। शुरू हुआ साल 1942 में, ख़त्म हुआ साल 1945 में, और इसके कुछ ही साल बाद, 2 साल बाद भारत को आज़ादी मिल गई। इसी आंदोलन में गांधी जी ने क्या कहा था? करो या मरो का नारा दिया था। याद कर लीजिएगा, एक अच्छा सवाल बनता है, तो इसको हमने इस तरीके से समझ लिया। भारत छोड़ो आंदोलन साल 1942 में शुरू हुआ। इस आंदोलन के अंदर मुख्य तौर पर अगर हम लोग देखें कि जो हमारी पूरी की पूरी कहानी रही थी दोस्तों, है ना, साल 1942 में शुरू हुआ भारत छोड़ो आंदोलन। इसके अंदर गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया कि मुख्य तौर पर हमें अंग्रेजों से इकट्ठे होकर अभी लड़ना है, और अगर हमने अभी आज़ादी प्राप्त नहीं की तो हमें कभी आज़ादी नहीं मिलेगी। तो ये भारत में राष्ट्रवाद, इससे संबंधित सारे के सारे जो हमारे क्वेश्चंस थे उसको हमने देखा, पूरे अध्याय को हमने क्वेश्चंस की फॉर्म में आपके सामने पेश किया। वादा करते हैं आपसे कि पेपर में इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। उम्मीद है कि आपको हमारी ये क्लास ज़रूर पसंद आई होगी दोस्तों। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग आपका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आपने बहुत अच्छे तरीके से इस पूरी की पूरी क्लास को किया है। आप लोगों को क्या करना है, अब कमेंट्स के अंदर ज़रूर बताना है कि आपको हमारी ये क्लास कैसी लगी। उसी के साथ साथ आपको ये बताना है कि अब आप अगला लेक्चर कौन सा देखना चाहते हैं। आप लोग चैप्टर का नाम लिखिए, चाहे वो भूगोल का हो, चाहे अर्थशास्त्र का हो, चाहे इतिहास का हो, चाहे राजनीतिक विज्ञान का हो। क्लास 10 के जो हमारे प्यारे बच्चे हैं वो कौन सा चैप्टर कराना चाहते हैं, अगला जो हम अगले लेक्चर में करेंगे उसको आप लोग लिखिए। जिसकी होगी सबसे ज़्यादा डिमांड, उसी चैप्टर को हम लोग आपके सामने करेंगे पेश। उम्मीद है कि आपको हमारी क्लास ज़रूर पसंद आई होगी। आप लोगों से मुलाकात करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। ज़रूर चैप्टर का नाम लिखिएगा जिसको आप कराना चाहते हैं, और ये भी बताइएगा कि आपको हमारी क्लास कैसी लगी। आप सभी लोग अपना ध्यान रखें, अच्छे तरीके से पढ़ाई करते रहें। हमारी इस क्लास को अपने साथियों के साथ ज़रूर शेयर करें। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।